कल हम लोग फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को पढ़ रहे थे। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि सामने रहते तो कुछ बात होती कि आपने कितना कुछ सीखा, क्या जाना। कुछ पूछता भी कि भाई बताइए स्टेट्स जनरल की सभा कब हुई, या टेनिस कोर्ट की शपथ से आप क्या समझते हैं, या बास्तिल के पतन का वर्णन कीजिए, या नेशनल असेंबली के कार्य बताइए, या उसका प्रभाव बताइए। ये सब बातें पढ़ा दी गई हैं। तो कुछ आपसे वार्ता होती अगर आप सामने रहते तो, क्योंकि सामने हैं नहीं इसलिए वार्ता तो नहीं हो पा रही है। लेकिन हम आशा करते होंगे कि आप जरूर पढ़कर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, क्योंकि इस शिक्षा एक पक्षीय नहीं हो पाती, द्विपक्षीय होना उसका आवश्यक अंग माना गया है। लेकिन चूंकि इस विकट परिस्थिति में यह एक पक्षीय मार्ग ही बना है, इसलिए जितना सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य होना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है उसके चलते आपको भी समायोजन करना है, हम लोगों को भी करना है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाया जाए। हम इसलिए बातें बताएं आपको कि मैं आशा कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, और इसकी भी पाठ समाप्त होगा, टेस्ट लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये बात समझ में निकल कर आएगी, क्योंकि ये पाठ अब बस 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम घटनाक्रम की चर्चा कर रहे हैं, घटनाक्रम खत्म होगा उसके बाद सीधे आपको परिणाम और वह समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। मैंने उस दिन आपसे चर्चा करते हुए बात की थी कि जो है एक मजेदार घटना बताएंगे जिसका नाम रखा गया है वर्साय अभियान, या इसको कहते हैं चुड़ैलों का धावा, या इसको कहते हैं चुड़ैलों का धावा, चुड़ैलों का धावा। अब चुड़ैलों का मतलब क्या ये कोई भूत प्रेत चुड़ैलों की कहानी है? नहीं, यह एक संज्ञा दे दी गई है, लेकिन कहानी कुछ मजेदार है। और चुड़ैल शब्द आता है तो स्त्रीलिंग का बोध होता है, यानी ये महिलाओं से संबंधित घटना है, पहली बात। अब इस घटना के तहत फ्रांस की 10,000 महिलाओं ने इस जो है क्रांति का हिस्सा बनी। यह घटना घटी थी 5 अक्टूबर 1789 को। 5 अक्टूबर 1789 को यह घटना घटी थी। हुआ क्या था कि 10,000 महिलाओं ने एक अभियान चलाया। वो अभियान क्या था? पेरिस राज दरबार के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया 10,000 महिलाओं ने, और वहां से राजा रानी और उनके बच्चे को जो है पकड़कर वर्साय ले आए। अब चूंकि यह महिलाओं का कृत्य था और बहुत बड़ा कृत्य था कि जो है वर्साय से पेरिस ले जाना, यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय फ्रांस की राजधानी वर्साय होया करती थी। तो वर्साय में घेराव करके और इन लोगों ने राजा रानी और बच्चे को पेरिस ले आए। इसी घटना को चुड़ैलों का धावा या वर्साय अभियान के नाम से जाना जाता है। तो घटनाओं को हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको सीखना होगा, जानना होगा कि इन घटनाओं को कैसे, क्या मतलब है। अब इस घटना के बाद अगर आगे बढ़ें
तो वह समय आ गया जब फ्रांस में कहा जाए कि एक तरह से बिल्कुल उग्रता या आतंकवाद का पारा, आप आतंकवाद शब्द भी यूज कर सकते हैं, यानी बिल्कुल मार काट जैसी स्थिति उत्पन्न हो। यह हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि दो विचारधाराएं थी फ्रांस में, एक था जीरोदिस्ट और एक था जैकोविन। जीरोदिस्ट और जैकोविन दो विचारधाराएं थी। जो जीरोदिस्ट विचारधारा के लोग थे, जो उस दल के लोग थे, वो चाहते थे कि उदारवादी प्रकृति से, उदार का मतलब मांग, आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से कर धीरे धीरे प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए। इस जो बिगड़ी व्यवस्था उसको सुधारा जाए। लेकिन जैकोविन दल जो थे, ये लगभग 1792 की बात है, ये जब दो विचारधाराएं बनी थी। जैकोविन दल के लोग उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। वो लोग तीव्र गति से क्रांति को आगे बढ़ाकर जल्दी समाप्त करके व्यवस्था का परिवर्तन चाहते थे। लेकिन जब आप किसी चीज का विरोध तीव्र गति से करने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है वो हिंसात्मक होगा, और जब हिंसात्मक होगा तो उग्रता होगी, तो कहीं कहीं उग्रता में गलतियां भी होती हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, किसी भी घटना को ले लीजिए इतिहास में, जहां उग्रता होगी वहां गलतियां होंगी, आपकी तरफ से भी गलतियां होंगी। आप भले ही अच्छा काम करने के लिए जाते हो और उसका प्रतिशोध में आपको पनिशमेंट भी मिलता है। एक घटना हम आपको कल का ही बता सकते हैं। कल आप अगर आप थोड़ा बहुत समाचार सुनते हो, देश दुनिया की खबर रखते हो, अपने प्रदेश की खबर रखते हो, तो हाथरस की घटना आजकल बहुत ही छाई हुई है। आप कल देखिए, तमाम राजनीतिक दल चूंकि विरोध कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, लेकिन न्याय विरोध का जो तरीका, जब आप उग्रता पर आ जाएंगे तो वहां आपकी जो है गलतियां सामने आएंगी। और हो रही है कि क्योंकि कानूनन जब किसी भी क्षेत्र में 144 धारा लगी होती है तो 5 लोग से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन जब आप सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को लेकर पहुंचेंगे और कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो वहां आप स्वयं समस्याओं को जन्म देंगे। और यही हुआ, कल कानून व्यवस्था को तोड़ा गया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके कितने लोगों को मारा। तो यहां गलतियां निकली ना। आप जा रहे हो पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करने और स्वयं गलती, तो उग्रता में गलतियां होती हैं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उग्रता में गलतियां होती हैं। यहां भी जैकोविन्स की उग्रता के कारण ही वो समस्त यूरोप के अन्य राष्ट्रों के भी दुश्मन बन गए। और जब ऐसा हुआ तो जब क्रांति जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इनको देश का शत्रु मान लिया गया। किनको? जैकोविन्स को, कि ये देश के शत्रु हैं, ये फ्रांस नहीं पूरे यूरोप के शत्रु हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप जितने क्रांतिकारी ऐसे थे जैकोविन्स दल के, बहुत से अनेकों लोगों को, लगभग 17,000 लोगों को बंदी बनाकर और उन पर मुकदमा चलाया गया। 17,000 लोगों को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया और एक साथ बुलेटिन पर फांसी दे दी गई। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना थी ये कितनी बड़ी घटना थी। अगर इतने बड़े 17,000 लोगों को अगर एक साथ फांसी, तो फ्रांस इसका मतलब लहूलुहान हो गया, रक्त रंजिश हो गया, रक्तपात हो गया, आतंक हो गया। ये तो यही दर्शाता है, ये घटना यही दर्शाती है। आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना थी ये, कितना बड़ा। और यही नहीं, इस काल में लगभग फ्रांस का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ 1 अक्टूबर 1791 से लेकर 19 सितंबर 1792 तक,
इसमें भी राजतंत्र की भले ही स्थापना हुई, गणतंत्र की भले ही स्थापना हुई, लेकिन इसको हम सितंबर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस काल को क्यों जानते हैं? क्योंकि 21 सितंबर 1992 में फ्रांस के इतिहास में यह दिन भी बड़ा याद किया जाता है और इसीलिए इसको सितंबर हत्याकांड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उस पर भी विचार किया जाए। क्योंकि दांते, डमारा, हर्बर्ट, सोमेत, रोब्सपियर जैसे नेताओं ने इतनी उग्रता लाई कि पूरा फ्रांस जो है क्रांति को रक्त रंजिश कर दिया। और यही नहीं, ये सारे मारे भी गए और आतंक का जो शासन था, एक जो भय का वातावरण था, वो समाप्त भी हुआ। और इसीलिए इस डेट को हम सितंबर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जब ये आतंक का समय समाप्त हुआ तो बदलाव क्या आया? फ्रांस की संविधान को बिल्कुल बदल दिया गया और नया एक संविधान बनाकर वहां डायरेक्टरी शासन लाया गया। डायरेक्टरी शासन की स्थापना की गई और ये डायरेक्टरी शासन जो है 2 सदन वाली डायरेक्टरी होगी। 2 सदनों वाली डायरेक्टरी शासन की स्थापना की गई और 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल होगा डायरेक्टरी में, जिसे 5 अधिकारी होंगे, 5 सदस्य होंगे और यही लोग शासन करेंगे और डायरेक्टरी से परामर्श इनको मिलता रहेगा। ये शासन भी लगभग 1795 से लेकर 1799 तक चला। लेकिन इस शासन में, डायरेक्टरी शासन में हुआ क्या? फ्रांस के बाहर अगर कहा जाए, बाहरी क्षेत्र में फ्रांस ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, लेकिन उसकी आंतरिक समस्याएं समाप्त नहीं हुई, बढ़ती चली गई, बल्कि कहा जाए कि आंतरिक रूप से पतन हुआ और इसी का लाभ नेपोलियन ने उठाया। जब कहीं भी आंतरिक विद्वेष बढ़ता है तो कोई ना कोई अगर आगे आकर उस विद्वेष को नेता बनता है तो निश्चित रूप से जनमानस उसका साथ देता है। और यही हुआ कि नेपोलियन को अपार जन समर्थन मिलने लगा और जब अपार जन समर्थन मिला तो नेपोलियन ने 10 नवंबर 1799 को डायरेक्टरी शासन को भंग कर दिया और स्वयं जो है फ्रांस का शासक बन गया। वैसे तो नेपोलियन को, बोनापार्ट को साम्राज्यवाद का जनक ही मान लिया जाए, क्योंकि वह एक तरह से कहा जाए तो साम्राज्यवाद की जो प्रवृत्ति थी और जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो उग्र राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति थी वह नेपोलियन बोनापार्ट ने ही शुरू की, उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा को। जब आप अपने राष्ट्र से ऊपर उठकर, राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति तो ठीक है कि हम अपने राष्ट्र के हित के प्रेम करें, हित की सोचें, जो है उससे लगाव रखें, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि हम जो है दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा करें या दूसरे राष्ट्र को तुच्छ समझें। अगर ऐसी प्रवृत्ति जब जन्म लेती है कि हम ही सब, मैं ही सब कुछ, दूसरा कुछ नहीं, तो वहीं से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और ऐसे में उग्र राष्ट्रवाद क्षणिक कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, जनमानस का अपार समर्थन मिल सकता है, क्योंकि एक जन भावना होती है। जब आप किसी देश को पराजित करते हैं तो जनमानस से आपको निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलता है या आपको कहा जाए कि लोगों का समर्थन मिलता है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए ये ठीक नहीं होता अगुरु राष्ट्रवाद। और ऐसा ही हुआ नेपोलियन के साथ भी, क्योंकि 1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को, 1806 में प्रसा को, 1807 में रूस को पराजित करके वो अपने आप को यूरोप का भाग्य विधाता समझने लगा। और फ्रांस की जनमानस में भी उसकी डंका बजने लगा। जनमानस भी उसको अत्यधिक स्नेह कहा जाए या आंखों पर बैठा लिया था, क्योंकि एक प्रवृत्ति है कि जब कोई आपका शासक दूसरे राष्ट्रों को पराजित करता है तो निश्चित बढ़ता जाता है उसका कद भी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यूरोप के अन्य राष्ट्र संगठित हो गए और उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसी मोर्चा का ये जो राष्ट्र पराजित थे, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ऐसे ही देशों ने मिलकर 1813 ईस्वी में लिब्जिम के मैदान में नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध हुआ। यह पहला युद्ध था जो कि जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ। उसे बंदी भी बनाया गया, वहां से उसे एल्बा द्वीप भेज दिया गया बंदी बनाकर। लेकिन वहां से भी वो किसी तरह बंधक से छूटकर और भागकर फ्रांस लौट आया। मैंने पहले जिक्र किया कि जनमानस का वो अपने चहेता बन गया था। उसका कारण ही बताया क्यों बना था। फिर जैसे ही वो फ्रांस में दाखिल हुआ, पुनः वो फ्रांस के लोगों ने उसको सम्राट घोषित कर दिया। फिर वही व्यवस्था, लेकिन यूरोप के राष्ट्रों का संगठन अभी टूटा नहीं था। पुनः संगठित होकर और वाटरलू के मैदान में 1815 में फिर जो है नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध छिड़ा। और इस बार पुनः वही परिणाम वही दोहराया गया, पुनः बंदी बनाया गया। लेकिन इस बार एल्बा द्वीप नहीं, इस बार सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया, जहां कहा जाता है कि 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। और यह भी कहा जाता है कि एक तरह से नेपोलियन के पराजय के साथ, वाटरलू में नेपोलियन के पराजय के साथ इस क्रांति जो लगभग 2500 वर्ष तक चली है क्रांति फ्रांस की, उसको समापन का अवसर मिला या समाप्त हुई। क्योंकि इसके बाद 5 लगभग अगर आप कहें तो 15 वर्षों तक वहां लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। लेकिन पुनः एक बार क्रांति हुई, उसकी चर्चा हम करेंगे। 1830 में पुनः एक बार क्रांति वहां जगी थी। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो बहुत सफर जो क्रांति का था, या कहा जाए लगभग 99% सफर क्रांति का समाप्त हो चुका था। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो चुकी थी। और कभी कभी प्रश्न भी आता है कि नेपोलियन की जो ये व्यवस्था थी वो दो धारी तलवार क्यों थी? उसके 2 कारण। एक तो ये थी, पहला कारण जैसा मैंने बताया कि यूरोप के अन्य राष्ट्र, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो रूस हो, उनके जो विरुद्ध फ्रांस की कार्रवाई थी उससे निश्चित रूप से ये सबल मजबूत ये भी राष्ट्र थे। और उनके खिलाफ जो नेपोलियन ने किया वह एक निश्चित रूप से उसी का परिणाम रहा कि संगठित होकर ये जो है फ्रांस की इस शासक के पतन का कारण बने। तो एक तो पहला दुधारी महाद्वीपीय सम्मेलन में दुधारी तलवार, और दूसरा अपने लोगों का भी उग्र राष्ट्रवाद ने, भले ही लगता हो जनता को कि यही हित है, लेकिन कहीं ना कहीं वह विकास में बाधक बना। तो ये 2 कारण है। अब चूंकि आज इस घटनाक्रम, क्रांति के घटनाक्रम का मूल बिंदु समाप्त हुआ है, अब इसके बाद 1830 की फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा रह जाती है थोड़ी सी, और इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा
आशा कहता है कि आप केवल इसको जरूर पढ़ते होंगे और पढ़कर समझने का प्रयास करते होंगे। न समझ में आए तो फिर किताब में भी पढ़कर आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा एक दिन और, उसके बाद आपको टेस्ट इस चैप्टर से देना होगा, तब पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।